सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तमाम जमातों की हैसियत बराबर की। एक तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। गैर जरूरी तौर पर इसको इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाजों के मुताबिक नहीं था। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर कि उन्होंने PDM से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 35 साल और 70 साल की उम्र में फर्क होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। कल तक के पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपसी बयानात आप रात तक टीवी टॉक शोज में देखते आ रहे हैं। आज PDM की मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बतौर सरबराह PDM अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि PDM बड़े मकासद के लिए इकट्ठी हुई थी, छोटे छोटे मामलात पर बयानबाजी ना की जाए। मौलाना ने इशारा दे दिया कि पीपल्स पार्टी ने कुछ इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने ये तंज भी किया कि 35 साल और 70 साल की उम्र का फ़र्क होता है और उन्होंने ये मवाजना किया। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप लोग माजरत करेंगे पीपल्स पार्टी और ANP से, तो उन्होंने इसका जवाब देना भी मुनासिब न समझा, पास कर दिया इस क्वेश्चन को। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी भी हम साथ बैठ सकते हैं, साथ बैठकर बात हो सकती है। और आज हमने देखा कुछ ही देर बाद पीपल्स पार्टी ने वक्त ज़ाया किए बगैर कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। एक दो और अहम मामलात भी हैं, वो भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद मैं आपका अपने मेहमानों के साथ तारुफ कराऊंगी और गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे। वेलकम बैक। इब्तिदा में हमने आपको बता दिया PDM की सूरत हाल का, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कल से, लेकिन सिर्फ मौलाना साहब का जो ऑफिशियल इसके अंदर बयान था, पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका आज इजाफा हुआ है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आप, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। और माइजा हमीद साहिबा रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगाज हम नून लीग से ही करेंगे और कुछ दिन से हम यही सिलसिला देख रहे हैं, आगाज हर गुफ्तगू का नून लीग से ही हो रहा होता है। तो माइजा साहिबा, आप हमें ये बताइए कि मौलाना साहब ने आज ये बात आके की है PDM के से गुफ्तगू करके तमाम अपोजिशन की जमातों से, और एक PDM का ऑफिशियली हमें मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन कल रात हमने एक टॉक शो में देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके पीपल्स पार्टी को और ANP को खुदा हाफिज कहा। तो आप लोगों के ऊपर जो ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से और ANP की तरफ से लग रहा है कि आप लोग वन साइडेड अपने इंडिविजुअल ख्यालात और अपने फैसले दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, इसका एक मुजाहरा तो हमने आज भी देख लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़सा, आपके प्रोग्राम के तवासुत से मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अपनी फैमिली का, अपने बूढ़े माँ बाप का और बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सारी प्रिकॉशंस लें, क्योंकि हुकूमत तो बुरी तरह फेल हो चुकी है इस मामले में, एज़ फार एज़ प्लानिंग इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ प्राइसिंग इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंसर्न। तो आप अपनी हिफाजत खुद करें तो आई थिंक ये बेहतर होगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि PDM के मामले जो है वो पीपल्स पार्टी का इशू जो है, पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि PDM की सारी जो जमातें हैं 10 जब थीं उस वक़्त सब इकट्ठी बैठ के मशावरत करती थीं और मशावरत करके हम लोग एक एक्शन लेते थे। इस एक्शन की वजह से हम लोग इन 6 माह में जो है बहुत सक्सेसफुली जो है अवाम हमारे साथ चलती रही, अवाम हमारे साथ जो है वो आवाज़ मिलाती रही। उनको जो है अपोजिशन को, गवर्नमेंट को हमने बड़ा टफ टाइम दिया इकट्ठे मिलके। उसके बाद जो है हमने डस्का का इलेक्शन देख लें, 4 बाई इलेक्शन देखें, उसमें भी जो है नून लीग ने जो है अक्सरियत हासिल की। तो मैं समझती हूँ, मैं आपकी बात थोड़ी सी यहाँ पे क्योंकि इसी पे सवाल करना चाह रही हूँ माइजा साहिबा आपसे, कि आप कह रही हैं हम सब ने मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दिया। थोड़ी देर पहले कायरा साहब आए थे, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात का मैदान खाली ना छोड़ा जाए, और उसी तजवीज़ के नतीजे में हुकूमत को झटके लगे। पीपल्स पार्टी पूरा क्रेडिट खुद ले रही है जो कुछ हुआ इस दौरान उसका।
देखिए, वो तो कायरा साहब की मर्जी है कि वो अपना क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन पीडीएम जो है वो इकट्ठे थी, पीडीएम ने इकट्ठे मशवरे किए। उसके बाद जो है जो नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट मिले और जो है उनको मेजॉरिटी मिली, उसमें जो है पीएमएलएन का बहुत बड़ा हाथ था, बाकी दीगर जमातों का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने आप को क्रेडिट देना तो ये अनफेयर होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि मुशावरत वहाँ तक थी जहाँ तक जो है आपने नेशनल असेंबली में सेनेट के वोट लेने थे। उसके बाद क्या हुआ कि आपने बाप पार्टी के साथ सीक्रेटली जो है खामोशी से नोटिफिकेशन करा लिया एक छोटे से ओहदे का। हमारी रिजर्वेशन जो है ये नहीं है कि आपने ओहदा क्यों लिया, किस लिए लिया, किस वजह से लिया। हमारी रिजर्वेशन ये है कि हमारा जो पीडीएम का बयानिया है वो जो हमने 20 सितंबर में जो नुकात थे उसमें आइन और कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो के दीगर जो नुकात थे उस बयानिए की नफी करते हुए पीपल्स पार्टी ने ये नोटिफिकेशन कराया और बगैर किसी मुशावरत से कराया। सो अगर ये कहना कि नून लीग ये जो है वो उसकी मर्जी चलती थी, ये बात जो है बहुत अनफेयर होएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठती रही, आपके सामने 15 दफा पीडीएम की मीटिंग हुई, 8 दफा बिलावल साहब और मरियम साहिबा की मीटिंग हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया या किसी की मुशावरत के बगैर हमने फैसले किए। तीसरी बात ये है कि अब ये कहेंगे जी शो कॉज नोटिस, तो शो कॉज नोटिस इज नथिंग। बात ये थी कि जनरल सेक्रेटरी होते हुए और मौलाना साहब हेड होते हुए शाहिद खान साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे, अगर हमने वजाहत मांगी तो ये हमारा राइट बनता था। इस पे हम आते हैं, कुंडी साहब से पूछते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आगे जाके आएंगे कि जरूर आप दें कि जब मौलाना साहब इस किस्म के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने फैसलों पर नजर सानी करे, कुछ बातचीत हो सकती है, दूसरी तरफ खुदा हाफिज का लफ्ज बहुत एक्सट्रीम है जो शाहिद खान साहब की तरफ से हुआ, तो ये क्यों फर्क है? कुंडी साहब आपकी तरफ अभी हम आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि हमने जब वजाहत तलब की थी उसके जो निकात थे, जो शो कॉज है या जो भी उसको कहा जाए, तो वो हमने आवाम के सामने नहीं रखे थे, लेकिन आप लोग लेके मीडिया पर और आवाम के सामने चले गए इस सारे मामले को। तो ऐसा क्यों किया? वो कह रहे हैं कि पीडीएम के सामने रखते, स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये मामला ले आती पीपल्स पार्टी, तो ये रवैया क्यों आप लोगों की तरफ से इख्तियार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज पीडीएम की एक मीटिंग मौलाना साहब ने कॉल की और हमें ये बड़ा अफसोस हुआ कि मौलाना साहब ने दोबारा एज ए पीडीएम के प्रेसिडेंट के रोल प्ले नहीं किया, बल्कि मैं तो पहले भी कहा था कि मौलाना साहब जो हैं वो पीडीएम के प्रेसिडेंट का रोल प्ले करें, न कि मुस्लिम लीग के कायम मकाम सदर का रोल प्ले करें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैं लंबी चौड़ी दास्तान में नहीं जाना चाहता, पीडीएम की किसी जमात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या इन्होंने कमेटी, रैबर कमेटी की या स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करके हमसे पूछा? इन्होंने मीडिया के ज़रिए, जो कि हमने पहले कहा, और ख़त व किताबत के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की, जिससे तलखियाँ बढ़ी। आप जब मीडिया में बात करेंगी, मैं शायद थोड़े माइज़ा साहब शायद थोड़ा कम बात करें, मैं उसे थोड़ा ज़्यादा बात करूँगा, और ये चीज़ें फिर आगे बढ़ते बढ़ते दिन में 10-15 टॉक शोज़ होते हैं तो बहुत आगे चले जाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ी। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग्स हुई? क्या रैबर कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉल किया गया? ये हमें कहा गया कि ये तो सेनेट की कमेटी थी, सेनेट के हवाले से थी। फिर उसमें हमारे नूरानी साहब जो हैं, उनकी पार्टी का ना तो सेनेटर कोई है, न उनके सेनेट में वो खुद हैं, तो उनको तो बुलाया गया, लेकिन बाकी पार्टियों को दावत नहीं दी। 2 पार्टियों को एएनपी इसी रवैये की वजह से उन्होंने वॉकआउट किया। हमने एहतजाजन इस्तीफ़े दिए अपने पीडीएम के ओहदों से। वो क्यों दिए? कि पीडीएम एक इत्तेहाद था, कोई सियासी जमात नहीं थी। हम किसी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को जवाबदेह नहीं है, ना हम वो आप शो कॉज कहें, वजाहत कहें, वॉट एवर कहें। क्या इनको क्या तकलीफ थी अगर हमें पीडीएम की रैबर कमेटी में बुला के पूछ लेते कि जी ये चीज़ हुई है? दूसरी बात यह है कि बाप ये करते हैं, बाप नहीं, ये जो मेंबर हैं, जो सेनेटर साहब हैं, जो कि मर्दान से जिनका ताल्लुक है, वो आज़ाद पास हुए, उनका जो है वो पहले नून के साथ उनकी हमदर्दियाँ थी कि जी मैं नून के साथ भी बैठूंगा। वो नून से खफा हुए, उन्होंने हमें वोट किया, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए जो हमें वोट दिया। हमने तो कभी नहीं पूछा कि पंजाब में जिस तरीके से 5 सीटें पीटीआई को बिला मुकाबला दे दी गई, उसकी वजह तो हमने नहीं पूछी।
इन्होंने कर लिया। हालांकि वहाँ पर हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था और हमें कहा गया था कि आपको जो 22 एक्स्ट्रा वोट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, आपके अपने भी वोट्स हैं और सेकंड प्रायोरिटीज अगर हमें मिल जाती हैं तो शायद हम वहाँ से सेंटर निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बात की, हमने कोई बात नहीं की। KPK में जो है जो सीट नहीं बनती थी PMLN की, वहाँ पर आज़ाद अपना जनरल सीट पे जो है PMLN के डेट को लड़ाया गया। उनसे तो नहीं पूछा गया कि आपने PDM के माहदे की खिलाफ वर्जी की और आप क्यों जनरल की सीट लड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमने, अब जैसे PAC की चेयरमैनशिप थी तो हमने तो नहीं कहा, हमने तो ना वजाहत पूछी ना हमने कभी डिस्कस किया। और आप देखें कि कौमी असम्बली में भी देखें मेजॉरिटी है PMLN की, पंजाब में मेजॉरिटी है PMLN की अपोजिशन में, उनको मिला अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं कहा। देखें अब मौलाना साहब का आज सवाल था, मौलाना साहब के मेरा सवाल है कि 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी थी ना, तो फिर कैसे मौलाना साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन 2002 में बन गए थे। लेकिन इस वक्त तो हमारी मेजॉरिटी है। बात यहाँ तक जा रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये सवाल है मेरा, क्योंकि मौलाना साहब ने आज कहा ना, कुंडी साहब, मौलाना साहब ने बहुत, उन्होंने कहा अभी भी बयानात का सिलसिला अगर रोक दिया जाए, एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान साहब उनके साथ खड़े हुए थे उस वक्त, उनकी को भी उन्होंने कहा कि आप भी अगर रोक दें तो अभी भी बेहतरी की तरफ कौमी मसाइल को लेकर हम जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम जी ठीक है फारूक साहब, इसकी डिटेल में हम आगे जाके जी मैं अगर फारूक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, हुकूमत बहुत मुतमईन है कुंडी साहब, लेकिन उनसे भी हम कमेंट ले लेते हैं। लेकिन एक सिचुएशन फारूक साहब हुकूमत के लिए भी है इस टाइम पे, बिलावल भुट्टो कल आते हैं और वो आके कौमी मामलात गिनवाते हैं फिंगर टिप्स पे कि ये मामलात हैं और कश्मीर कॉज को टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं, जिसका आज फिर एक बार जिक्र किया गया। आज मौलाना साहब आए तो उन्होंने भी बड़ी संजीदगी से बात कही कि ये PDM का संजीदा इत्तेहाद है हुकूमत के खिलाफ। आप लोग अभी भी मुतमईन है या आप समझते हैं कि रमजान के बाद का जो वो इशारा दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी रमजान के दौरान देखें बात यह है कि बात शुरू हुई थी अरकान असम्बलियों के इस्तीफ़ों से कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े दे के हुकूमत को गिरा देंगे, लेकिन बात आ गई PDM से इस्तीफ़े देने की। आप देखें कि PDM से ANP निकल गई, पीपल्स पार्टी निकल गई, पीछे जो है वो फे और नून बचे हैं। फे और नून मिला लें तो फ़न बनता है। अब जो है वो फ़नी किस्म की तहरीक इनकी चल रही है, मुझे अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। एक रोज़ कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने बाप पार्टी से वोट ले लिए हैं, एक रोज़ आगे कहते हैं जी आपके लिए दरवाजे खुले हैं। फजल रहमान साहब का जो मसला है, उनका मसला ये है कि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब उनको मुफ्त की जो है वो PDM की सरबराही मिली हुई है और PMLN का इस मामले में क्यों इस तरह आप दिखा रही है। PMLN यूज़ हो गई, अपने 80 वोट गिलानी को दे दिए अहल करवाने के लिए, नाअहल करवाया, फिर अहल भी करवा दिया, GA भुट्टो के नारे भी लगा दिए, लेकिन जरदारी साहब ने उनके कहने के ऊपर इस्तीफ़े नहीं दिए, असम्बलियों से बाहर नहीं आए। ये वजह है कि जिस वजह से ये आपस में लड़ रहे हैं, PDM जो है एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रही है, और सबसे बड़ी जो बात है अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है। इश्यूज से इनका कंसर्न ही नहीं है ना। लेकिन एक और चीज भी जो मैं बात यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ये जितने इश्यूज गनवाते हैं इनका उन इश्यूज से ताल्लुक कोई नहीं है, ये अपना मजाक खुद बना लिया है फारूक साहब। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व होती है तो हम उस पर तबसरा उसी तरीके से करते हैं और सवाल भी वैसे ही करते हैं। तो ये फनी सिचुएशन कहीं हुकूमत इतने इत्मीनान से बैठी रहे और हाथ से ना निकल जाए, क्यों? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपनी अलग से ऑपोजिशन करने लगती है, जिसका एक ट्रेलर बिलावल साहब ने कल दे दिया, और अगर मौलाना साहब नून लीग के साथ मिलकर और जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो एक पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी की शेख साहब बहुत साइड ले रहे हैं, आप भी बता दें ज्यादा काबिल कबूल। देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन ने क्या, हुकूमत की क्या ऑपोजिशन करनी है। पहले तो एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अब इनकी जो लड़ाई है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नहीं है। देखें ना, बात इनका आपस की इत्तेफाक चेक करें, चलें जी को वजीर आजम बनना होता या लीडर ऑफ द हाउस बनना होता, लड़ाई समझ आती है। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर लड़ पड़े हैं, उसमें इनका इत्तेफाक नहीं है। जहां बाहमी इत्तेफाक नहीं है, दिलों में मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है, एक दूसरे के लिए कोई एहतराम नहीं है, अपना मजाक खुद बना रहे हैं, मीडिया के ऊपर आके बना रहे हैं, तो फिर इनके पल्ले क्या चीज़ रह जाती है? ना इनकी बात में वजन है, एक दूसरे को धोखा देने लगे हुए हैं, पूरी कौम भी देख रही है। यही वजह है कि लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, इनकी तहरीक में भी कोई जान नहीं रही। और हुकूमत जो है, हुकूमत को डे 1 से इनसे कोई खौफ नहीं था, हम तो डे 1 से क्लियर थे, हम तो अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। PDM हमारा इशू नहीं है, इशू इनका है। हम थोड़ा सा आखिर में आप लोगों की तरजीहात के ऊपर भी आएंगे, मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से इस पे भी जवाब लेंगे कि हुकूमत बहुत मुतमईन है और ये बातें करने का मौका क्या आप लोगों ने ही उनको फराहम नहीं किया कि हुकूमत के लिए आप कोई खतरा नहीं है, ऑपोजिशन खुद के लिए खतरा है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। हम बात करें पीडीएम के मामलात की। हम फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाएंगे। फैसल साहब, एक तो मुख्तसरन आप इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, ये एक उम्र में तफरीक वाली बात है कि उम्र को पे जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन मौलाना साहब ने आज जो बात की 35 साल और 70 साल के फ़र्क की और कुछ इमेच्योर फैसलों के हवाले से उन्होंने इशारे दिए। हमें आप ये बताइए कि हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी में जो भी बातचीत होती है वो सबकी मुशावरत के साथ होती है, बहुत सीनियर किस्म के सियासतदान आप लोगों के साथ बैठे होते हैं पीपल्स पार्टी में, और बिलावल साहब मुश्तरका तौर पर जो भी राय होती है वो पेश करते हैं। तो क्या बिलावल साहब ने कल जो बयानिया पेश किया वो उनका ही था, क्योंकि 35 साल तो उन्हीं की उम्र है और तो किसी की नहीं है पीपल्स पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बिलावल साहब ने की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सारों के एक मुतफिक कर रही थी। हमारी सीसी की इजलास पहले दिन भी 8-9 घंटे चल रहा, कल भी हमारे जो है कुछ रहनुमा इकट्ठे हुए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो हर किसी की राय आई और उस पर जो है मुतफिक का जो राय थी वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबके सामने रखी। 35 और 70 साल की बात की, हम उसके वो उनका अपना राइट है, लेकिन मुझे बताएं कि एपीसी का इजलास 35 साल के नौजवान क़यादत ने बुलाया, पीडीएम भी नौजवान क़यादत की ही ज़ेर क़यादत बनी। अगर होता 70 और 75 या 50 की आप बात करें तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस थे, तो वो भी एपीसी बुलाकर पीडीएम बना सकते थे। लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब लाहौर गए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनको ऑफर की कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप बुलाएं एपीसी, उन्होंने नहीं बुलाई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बुलाई, वहाँ पीडीएम की बुनियाद रखी गई। तो वो ओनरशिप हमारे पास है, वो अगर होता तो मौलाना साहब खुद एपीसी बुला लेते, खुद पीडीएम बना लेते। तो 35 और 70 में फ़र्क नहीं, बल्कि फैसले मैटर करते हैं, और हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसको मौलाना साहब कहे कि फ़र्क है या कोई चीज़ है। हम आज भी डिबेट के लिए तैयार बैठे हैं। आपको मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपको कोई अगर मसला था तो आपने क्यों हमें नहीं बुलाया? ये तो वो शख्स नहीं बुलाते जो आप छुपना चाहते हैं या जो जिनके पास कोई जवाब ना हो। हम तो रेडी थे आने के लिए। माइजा साहबा ने जो बात की डस्का की, ये पीडीएम के बयाने की जीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को राजी किया कि हमें ज़िमनी इलेक्शंस में जाना चाहिए। अगर आज हम ज़िमनी इलेक्शन में न जाते तो आज पीडीएम पे वॉक ओवर पीटीआई को मिल गया होता और आज वो कहते कि जी ये हमारी जीत हुई है। तो उसी वजह से आप देखें चारों सूबों में इलेक्शंस हुए हैं, पीडीएम को जो है वहाँ पर जो है अक्सर जो है ज़िमनी इलेक्शंस में उनको फतह हासिल हुई है। मेरे भाई ने बात की कि इनको उनसे गरज नहीं। देखिए, हमने कल पहले कहा जो आप मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं, जिस तरह आपने आईएमएफ और पीटीआई का जो आईएमएफ के साथ जो है जिस तरीके से हो रहा है, क्या नाम है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे आपने स्टेट बैंक का फैसला किया, कश्मीर पॉलिसी को आप देखें किस तरफ आप कश्मीर पॉलिसी को लेके जा रहे हैं। बहुत से ऐसे आप आखिरी एक वो देना चाहता हूँ, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल आप असेंबली में लेके आ रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल है। उससे भी हमने कल बात की है कि ऐसे किस्म के बिल नहीं लेके आने चाहिए जो आप कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। ठीक, हम माइजा साहिबा की तरफ जाते हैं। माइजा साहिबा, आप एक तो इस पे कमेंट कर दें कि अब अगर बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि मैंने पीडीएम, मैं कल पहली दफ़ा उनकी ज़ुबान से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी बुनियाद रखी। अब कुंडी साहब भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी ओवरऑल पीडीएम की जो भी चीज़ें होती हैं उसका अगर बाजी ले जाती है इस चीज़ के ऊपर, तो आप लोगों का क्या होगा, काउंटर आप लोग कैसे करेंगे इसको? और दूसरा इस पे कमेंट कर दें कि मौलाना साहब रमज़ान के बाद की जो बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? कोई इस पे बातचीत हुई है कि किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देना है? अच्छा, पहली तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें जो एज फैक्टर की बात की गई, मैं ये समझती हूँ कि अगर मौलाना साहब ने कहा है कि एक्सक्यूज़ मी, अगर मौलाना साहब ने कहा है कि हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और दोबारा जो है हमें मिलना चाहिए या इकट्ठे होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है, मैंने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का और एज की मैच्योरिटी की भी अक्कासी करता है। दूसरी बात यह है कि फ़ारूक हबीब साहब ने बड़ी खुशी पीटीआई मना रही है और बड़ा ये कह रहे हैं कि जी पीडीएम का ये इररेलेवेंट है, पीडीएम ये है। तो आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं कि पीडीएम जो है वो उसमें से अगर उनका आपस में तनाव हो रहा है? भाई तुम लोग अपनी फिक्र करो ना। पीटीआई से टी जो है वो उसकी फिक्र करो, पीटीआई में जो 40 एमपीएस हैं उनकी फिक्र करो, जो तुम लोग के खिलाफ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम लोग हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, आप लोग उसकी फिक्र नहीं कर रहे। आपको पीडीएम की सारी डिटेल का पता है। आप अपनी मईशत की फिक्र नहीं कर रहे, आपको पीडीएम की सारी डिटेल का पता है।
आप अपनी लाकानूनियत जो आज देखी पूरे पाकिस्तान ने उसकी फिक्र नहीं कर रहे, आपको पीडीएम की सारी डिटेल का पता है। आप अपनी जो बेरोजगारी है 1,50,000 करोड़ घर देने हैं उस पे बात नहीं कर रहे। आपको पीडीएम की सारी सिचुएशन पे बड़ी परेशानी है, आप खुश भी हो रहे हैं, साथ साथ जो खिलखिला भी रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं हमें उनकी फिक्र भी नहीं है। आप तो इंतजार कर रहे होते हैं ऐसी चीजों का। आप लोग खुश नहीं, आपको उनकी खुशी विरास नहीं आ रही वाइजा साहिबा, हम जरा फिक्र दिलाते हैं फारूक साहब को। अफजा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि उनकी पार्टी से टी कहाँ जा रहा है। ये ना हो कि इनकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के बजाय सिर्फ पार्टी ना रह जाए, जो असल में ये एक्चुअली है। मुल्की तारीख में ये आप लोगों की हुकूमत के इस मुख्तसर से अरसे के अंदर काबीना में रद्दोबदल के इतने ज़्यादा केसेस सामने आए हैं जिससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तब्दीलियाँ की गई काबीना के अंदर, और विफाक के अंदर वजारत ख़जाना का क्या मामला अभी तक चलते रहे हैं वो हमारे सामने, और दीगर फेडरल मिनिस्टर का चार्ज, इंफॉर्मेशन का चार्ज फवाद साहब को दे दिया गया है और वो उनका इजाफी चार्ज होगा, कलमदान होगा, उसका कंफर्मेशन भी सामने आ गई है। तो आप लोगों से ये सवाल उठता है, जो हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने वाले भी कहते हैं कि आप लोगों का कोई प्लान नहीं था इन सब लोगों को रखने के हवाले से, किसको क्या वजारत देनी है, किसका क्या करना है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि किसको किस पोजीशन पे रखना है इसका फैसला तो वज़ीर आज़म साहब ने करना है। जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ ये, जो चैलेंजेस हमें सामना था उनके ऊपर अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले मईशत को ले लेते हैं। मईशत को आज हमने डिसिप्लिन कर दिया है। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी रुपया 25 रुपये तगड़ा नहीं हुआ डीवैल्यू होने के बाद। आज रुपया तगड़ा हो रहा है, आज आपके फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। आज हमने बैंकिंग चैनल्स के जरिए हुंडी हवाला को कंट्रोल किया, बैंकिंग चैनल से पैसा आ रहा है, आज आपकी रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है। आज आपके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो एतमाद कर रहा है, यूरो बॉन्ड की शक्ल में $2.5 अरब पाकिस्तान के अंदर आ गए। इतने मैशत का बुरा हाल होता, ये तो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे ना। आज सागदार कहाँ हैं, मुल्क में आने के काबिल नहीं है, मुल्क से भागे हुए हैं। आज अगर आप देखें, अभी घरों की बात हो रही थी, लेकिन फारूक साहब, मैं क्योंकि इसी में ऐड जी, मैं इसी में एक मजबूत काबीना एक हुकूमत के बारे में बताती है, हमें इसका जवाब आप जरूर दें। देखिए, हमने बुलाया भी आपको इसीलिए। आतिफ खान साहब, जिनको वज़ीर आला के फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए होंगे तो वो विफाक की बात हो गई। विफाक में आपका एक्सपीरियंस नहीं था पहले, वहां ये चीजें हो सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों का एक एक्सपीरियंस था, सीएम के साथ उनके ताल्लुकात की, उनके खिलाफ साजिश करने केपी हुकूमत के ऊपर आतिफ खान साहब को उठाया, उनको एक दफा उतारा गया, वापस उनको लगा दिया गया। ये कंफ्यूजन में आवाम ये सवाल करते हैं कि किस बुनियाद पे हटाते हैं, किस बुनियाद पे वापस लगाते हैं। बुनियादी चीज है कि मैं फिर आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि अवाम का ये मसला नहीं है, अवाम का मसला है डिलीवरी हम कर रहे हैं। काबीना में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये शिप ऑफ द कैप्टन जो है वो फैसला करता है, ये डिसीजन उसके साथ होता है। सवाल पूछना बिल्कुल आपका हक है, आपका जायज़ हक है, हमारा काम है जवाब देना। लेकिन जहां हुकूमती परफॉर्मेंस की ये बात करते हैं, इनसे ये पूछें कि इस मुल्क के अंदर क्यों इनको तौफीक नहीं हुई कि पूरी दुनिया में मॉर्गेज मार्केट है। आज 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट इमरान खान क्रिएट कर रहा है। 15,000 20,000 माहवार किराए पे रहने वाला गरीब आदमी, उसको 6,000 रुपये माहवार के ऊपर अपनी मलकियत की छत मिल जाएगी उसे। आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे रहे हैं, 10 लाख रुपए की सालाना हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्ट कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है। आप ये देखें, 1 मिनट मायदा प्लीज सुन लें। देखें, बात ये पते की बात है ना, आपका तो और मसला है ना, आप तो कर्जे लेने वाले हैं। वैसे कह रही हूं, अगर 6,000 किसी की तनख्वाह रहेगी तो तब वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। एवन फील्ड के हालात का जिक्र नहीं हो रहा ना, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, अभी तो लोगों के लिए घर बना रहा है, अपने हालात नहीं बना। आप लोग बेरोजगार लोगों को करेंगे तो 6,000 किसके पास होंगे घर खरीदने के लिए? 1 मिनट प्लीज मायदा, जरा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। देखें, बात ये स्टेट बैंक की बात हुई, स्टेट बैंक पे बात करें आप, कानून है, कानून असेंबली में आ जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन स्टेट बैंक ने क्या क्या इकदाम किए, क्विकली मैं आपको 30 सेकंड में बताता हूं। 500 अरब रुपए के सनती 2% के ऊपर सरमाया फराहम किया। टर्फ का आप चेक करें, पूरी दुनिया से जदीद मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, फैक्ट्रीज लग रही है, एक्सपेंशन हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आज फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, आज 9.5% से उसके अंदर एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। ये क्या इमरान खान ने माहौल फ्राहम किया ना, इमरान खान ने ऐसे मौके फ्राहम किए हैं जिससे हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि चीनी की कीमत को भी हमने कंट्रोल कर लिया, डॉलर नीचे आ रहा है, जो हमारी दालें, चीनी, बाकी जो अशिया, खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसकी कीमतों के अंदर भी कमी आएगी।
तो हमें जो पहाड़ चैलेंजेस का ये देके गए थे, जगह जगह माइन से सागदार लगा के गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का था। किसी मुल्क के अंदर ये नहीं होता कि आपकी इंपोर्ट 60 अरब डॉलर की थी, एक्सपोर्ट्स आपकी 20 अरब डॉलर की थी, 40 अरब रुपए का ट्रेड डेफिसिट का गैप था। आज आपका एफबीआर सिर्फ 3 महीने में 460 अरब रुपए टैक्स जमा किया। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है आपकी जो 2.5 साल में। हमें पीडीएम से कोई कंसर्न नहीं है, ये लड़ते रहेंगे। आपकी एक बात से मैं इख्तिलाफ करूंगी, जब आप ये कहते हैं कि काबीना में तब्दीलियों से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन अनसर्टन होती है और उसके बाद डायरेक्टली हिट आवाम को ही करती है ये सारी सिचुएशन, जिसके हम नताइज देख रहे हैं ना, मईशत, महंगाई, हर चीज के देखें। आप इसके एक पहलू की बात करें, इसका दूसरा पहलू भी ये होता है कि आप हमेशा अपनी टीम को टास्क देते हैं, आप उनको टोज के ऊपर रखते हैं और उन टास्क के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं। किसी जगह के ऊपर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको आप किसी और जगह पे लगाते हैं जहां पर आपने किसी मिनिस्ट्री को बेहतर करना है। कहीं पे कोई नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी भी वजारत बदलती है और वजह भी नहीं बताई जाती क्यों बदली। मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, हम अपने लिए मैच नहीं खेल रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान काम कर रहा है और इमरान खान जो है वो जिसको बेहतर चाहेंगे लेकर आएंगे। टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होंगे, इलेक्टेड लोग भी शामिल होंगे, पॉलिटिकल लोग भी शामिल होंगे, उसके कॉम्बिनेशन से ही मुल्क आगे। अगर हमारी दलील जज्बात पे आ जाती है फारूक साहब, तो फिर देखें दलील के साथ बात नहीं होती। देखें, मैं तो किसी की नियत पे शक नहीं किया जा सकता, सभी मुल्क को कौम के लिए करते हैं। कुंडी साहब का एक आखिरी कॉमेंट है, प्लीज आपकी इजाजत से हम लोग लेंगे। कुंडी साहब, आखिर में आप भी हमें ये बता दें कि ये जो सारे मामलात हैं इनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया, आप लोग क्या करने जा रहे हैं रमजान के दौरान हुकूमत के टफ टाइम देने के लिए? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों महाजों पे लड़ेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम रमज़ान के बाद जा रहे हैं, हम तो कहें हम रमज़ान में भी अपनी कैंपेन चलाएंगे। जिस तरीके से मैंने पहले बात की है, IMF के हवाले से जो चीज़ ये कर रहे हैं, स्टेट बैंक को देखें, कश्मीर के हवाले से देखें, मुल्क को बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड करेंगे। हम ये नहीं है कि हम अपोजिशन आज हम बिल्कुल कोई ऐसे जुदा हो गए। आप देखें, सेट में भी पहले दिन अपोजिशन जमात इकट्ठी थी। पाकिस्तान का जब इशू आएगा, पाकिस्तान के हवाले से होगा, चाहे हुकूमत अच्छा काम करेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे और अपोजिशन को हम इकट्ठा करेंगे कि आप आए, ये मुल्क जो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है PTI की हुकूमत में। अब जैसे मैंने IMF के हवाले से जो IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं वो सबके सामने है कि मतलब है क्या मुआहदे थे, आज तक छुपे हुए थे, आज पता चल रहा है कि IMF के साथ ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। बड़े इन्होंने हमें जो है तकरीरें की, हमें बताया कि जी आप लोगों ने ये कह दिया। मैं आज भी कहता हूँ आप पार्लिमानी कमेटी बना लें और लगा लें 85 से शुरू कर ले कि किस दौर में कितने कर्जे लिए गए और कितने माफ किए गए, बल्कि ये भी बता दें कि बैंकों से किस किस खानदानों ने, किन किन लोगों ने कर्जे लिए और माफ किए, ताकि सब पता चल जाए कौन किस पार्टी में और किसने कितने अमारात लिए हैं, किस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए, कितने वापस किए, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। मुझे क्लोजिंग की तरफ कुंडी साहब जाना है, लेकिन ये जितनी बातें आप कह रहे हैं हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि आप अलग से, क्योंकि राहें तो आपकी और PDM की जुदा लगती हैं और बाकी की PDM है वो किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स उठाते रहेंगे और हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा इस सब के ऊपर। फारूक हबीब साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, माइजा हमीद साहब, आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में नाजरीन, एक अहम मामले के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो कि आप कल से मनाजिर TV पर देख रहे हैं, खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। एक तंजीम की जानिब से उनके सरबरा की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल से एहतजाज किया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों को आपस में मिलाने वाली शाहराहों को, मोटरवेज को, सब कुछ बंद कर दिया गया है। और इस सबसे बढ़कर जो हमने मनाजिर देखे और जो खबरें देखी, ट्रैफिक जैम हुए जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार रहे, कई जगहों पर ऑक्सीजन टैंक्स ले जाने वाले ट्रक्स फंस गए और कई मकामात पर एम्बुलेंसेज की मूवमेंट भी रुक गई, जिससे कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मरीज चल बसा जो एम्बुलेंस में मौजूद था। कई शहरों में पुलिस एहलकारों के कपड़े फाड़ दिए गए, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिससे अब तक एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और कई जख्मी हो चुके हैं। पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की भी इत्तलात, और ये देखकर बहुत दुख हुआ जब सोशल मीडिया पे मामलात हमने देखे, इनके मनाजिर हमने देखे तो बहुत दुख हुआ कि किस तरह से रियासत की जो रिट है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है बाकायदा तौर पर इस तरीके से तशद्दुद करके पुलिस एहलकारों पर। यह बात यहाँ तक किस तरह से पहुंची और हर थोड़े अरसे के बाद ऐसा क्यों होता है, इसकी तफसील में जाने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते यहाँ पर बैठकर, लेकिन जो आवाम है जो वो सवाल करते हैं वो हम आप तक पहुँचा सकते हैं। आवाम ये सवाल कर रहे हैं रियासत से कि ये जो सारा मामला है इसमें एक बार फिर से इन मुजाहिरीन को इंगेज करके मामले को टाल दिया जाएगा या फिर इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकाला जाएगा। इस मामले से मुतालिक अपडेट ये है कि कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये इस तरह की सूरत हाल दोबारा बनती है या दोबारा
वगैरह नहीं बनती है। आखिर में एक और बात भी आपको बता दें, रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आप सबको कल पहला रोज़ा होगा, बहुत बहुत मुबारक। हमारे प्रोग्राम के वक्त में थोड़ी तब्दीली होगी, कल 5 बजे हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।